नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आपका पोसवाल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम भूगोल पढ़ेंगे और भूगोल में भी ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसको सामान्य तौर पर लोग छोड़ देते हैं। बहुत बेसिक सा, सिंपल सा है, लेकिन उसके बाद भी लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और उस टॉपिक का नाम है भारत के भूगोल में सामान्य परिचय। आज भारत के बारे में बात करेंगे कि हमारा प्यारा भारत कितना अच्छा है और क्यों है, क्या क्या उसकी रूपरेखा है, क्षेत्रफल कितना है, कहाँ कहाँ तक उसकी सीमाएं लगी हुई हैं, किस किस देशों से उसकी सीमाएं लगी हुई हैं और वो कहाँ पर सिचुएटेड है, किस लोकेशन पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो हम प्यारे भारत की बात करते हैं। भारत एकमात्र देश ऐसा है पूरे विश्व में जिसके कई नाम हैं। ठीक है भाई, अगर हम जनरली देखें तो रशिया हो गया, रूस हो गया, ठीक है। अमेरिका का नाम भी इंग्लिश में भी अमेरिका है, हिंदी में भी अमेरिका है, लेकिन भारत के कई नाम हैं। और हम शुरू करते हैं पहले नाम से। भारत को प्राचीन काल के धर्म ग्रंथों में कहा जाता था जम्बूद्वीप। क्या कहा था? जम्बूद्वीप कहा जाता था। ये धर्म ग्रंथ द्वारा दिए गए नाम था और बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा नाम था। उसके बाद इसका नाम आर्यव्रत भी रखा गया, क्योंकि आर्य आए थे। सबको मालूम होगा, ऋग्वैदिक काल में आर्य आए थे 1500 BC में, और आर्यों के आगमन के कारण आर्य जहाँ जहाँ तक फैले, पूरे उत्तर भारत का नाम आर्यव्रत रख दिया गया था। तीसरा नाम भारत है और चौथा नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम यूनानियों ने दिया था। सिंधु नदी को हिंदू कहते थे और हिंदू से ही हिंदुस्तान पड़ा। फिर एक अंग्रेजी में नाम आता है इंडिया। अंग्रेजों के आने के कारण हमारा नाम पड़ा। और एक सबसे प्यारा नाम था सोने की चिड़िया, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था। प्राचीन काल में पूरा विश्व भारत पर निर्भर था व्यापार के लिए। भारत जैसा सूती वस्त्र, भारत जैसे मसाले, भारत जैसे अन्य उद्योग कहीं नहीं लगे हुए थे। आपको जानकर बड़ा गर्व होगा। और जिन अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया था, वो सारे के सारे निर्भर थे भारत पर। इवन अंग्रेज ही नहीं, पूरा यूरोप निर्भर था। इसीलिए तो भारत की खोज हुई, इसीलिए तो खोज करते करते भारत तक पहुँचे। चलो हम आगे बात करते हैं सामान्य परिचय में। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत है कहाँ, लोकेशन कहाँ है उसकी। अगर हम भारत की बात करें तो एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में भारत की लोकेशन है और एशिया के भी कई पार्ट हैं। अगर उसको ब्रेक किया जाए, अगर बीच में से एक लाइन खींची जाए तो उत्तर का पार्ट होगा नॉर्थ एशिया और साउथ का होगा दक्षिण एशिया। ठीक, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट कर लें तो वेस्ट में पश्चिम एशिया, जिसमें इजराइल है। आजकल इजराइल का विवाद चल रहा है ईरान से। और पूर्वी एशिया में चाइना और अन्य द्वीप पड़ते हैं, ताइवान। नॉर्थ एशिया का जो भाग है वहाँ पर रूस है और दक्षिण एशिया में ही पड़ता है भारत। भारत और भारत के पड़ोसी देश दक्षिण एशिया में हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। इन सब लोगों को मिलाकर एक क्षेत्रीय संगठन बना है जिसका नाम है सार्क। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है, और जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है, आप लोगों का काम ही होगा, कमेंट सेक्शन में बनाएंगे सार्क की फुल फॉर्म मुझे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। जितना आप प्रयास करेंगे और जितना हम लोग प्रयास करेंगे, उतना ही आपको इस क्लास में मज़ा आने लगेगा। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं कि भूगोल में भारत की स्थिति क्या है। अगर हम बात करें तो भारत क्या पूरा जब पृथ्वी बनी थी, पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व बनी, तो उस समय पृथ्वी जो है पेंजिया काल कहा जाता है। पेंजिया काल क्या था कि किसी प्रकार का महाद्वीप नहीं था, कुछ सागर नहीं थे, कोई महासागर नहीं थे। फिर प्लेटों के टकराने की घटनाएं हुई। प्लेटों के टकराने की घटनाओं के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, कैसे प्लेट टकराती हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं प्लेटों की घटनाएं हुई और उस घटना के कारण महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो एक वैज्ञानिक है वेगनर ने दी है। उसके अनुसार धीरे धीरे पृथ्वी में फैलाव होता चला गया और महाद्वीप और महासागर का निर्माण होता चला गया। पेंजिया काल से जब टूटी पृथ्वी सबसे प्रथम, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूटी।
अंगारा लैंड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन गोंडवाना के बारे में बात करें तो आपको सिर्फ एक ही लाइन याद करनी है, भारत उस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हमारा प्यारा भारत उस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और एशिया के दक्षिण भाग में पड़ता है, इसीलिए भारत और भारत के पड़ोसी देशों को मिलाकर साउथ एशिया कहा जाता है। दूसरी ओर बात करें भारत की, अगर देखें तो 0 डिग्री, एक तो लाइन हो गई 0 डिग्री, एक हो गई ग्रीनविच रेखा। इन दोनों से लेकर ग्लोब का निर्धारण होता है। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है या फिर उत्तरी गोलार्ध में, इसका मतलब 0 डिग्री से ऊपर है भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है, जिसका एक कोड है मेरे मित्र पीछे झाग। जैसे मैं उसके बारे में लिखवा दूंगा कौन कौन से हैं राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, इस कोड के अनुसार ही लिखवाऊंगा आपको अभी, ठीक है। आप मैं जैसे जैसे बोलता रहूँगा, आप उसको नोट डाउन करते रहना। लेकिन अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसके अक्षांश देशांतर दोनों उत्तरी गोलार्ध में हैं। क्या अक्षांश और क्या देशांतर हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, भारत विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया है। इसका एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर से रिपीट करते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। पूरे विश्व का ये 2.42 भाग है, कुल 2.42 भाग है। और अगर हम विश्व में बात करें तो भारत 7वें स्थान पर आता है। तो पहले स्थान पर कौन है? लगातार 6 देश मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ और आप चाहो तो अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले है नंबर 1 रशिया, जो पृथ्वी का लगभग 11% भाग है। दूसरे नंबर पर कनाडा है। तीसरे नंबर पर चीन है। चौथे नंबर पर यूएसए, 4 हो गए। 5वें नंबर पर ब्राज़ील है। 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर अपना प्यारा भारत है, जो पृथ्वी का 2.42 भाग है, ठीक है। कुल मिला के 7 देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। उन 7 के बाद 7वां नंबर भारत का आ जाता है, ठीक। अगर हम भारत के बारे में और आगे बात करें तो भारत के जो अक्षांश और देशांतर है, मैंने अभी आपको बताया था कि भारत के अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश को कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, और देशांतर क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही हमें किसी भी लोकेशन के बारे में पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट हमें विश्व में कहाँ पर जाना है, या जंगल में कहाँ जाना है, या पर्वतों पर कहाँ जाना है, ठीक है। तो भारत के बारे में बात करें तो भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ही है, साउथ नहीं है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इसका मतलब 0 डिग्री से ऊपर पड़ता है, और 0 डिग्री से अगर ऊपर पड़ेगा, इक्वेटर से ऊपर पड़ेगा, वो सारा का सारा उत्तर होगा। ये क्लियर समझ लेना, कोई भी दक्षिण नहीं लगाएगा अगर कल क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर के बीच में है। अब पूर्वी के बारे में बात करें। अब लोग, ये तो हो गए हमारे कौन से? लैटिट्यूड, जिसको कहते हैं हम अक्षांश। अब देशांतर की बात करें। अगर देशांतर की हम बात करते हैं तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। दोनों पूर्व में, ये तभी तो उत्तरी गोलार्ध में हुआ, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हुआ। पूर्व क्यों है? क्योंकि जो ग्रीनविच लाइन है जो लंदन से होकर जा रही है, उसके पूरे पूर्व में पड़ रहा है भारत। तो इसका मतलब ये भी पूर्व होंगे। इनको रट ले, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97.25 डिग्री पूर्व के बीच में है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जब सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल। सबसे दक्षिण पॉइंट है, अगर मुख्य भूमि की बात करें तो कैप कमोरिन है तमिलनाडु में। लेकिन अगर और नीचे जाएं तो, क्योंकि अंडमान निकोबार भी भारत का हिस्सा और अंडमान निकोबार मुख्य भूमि से नीचे पड़ता है, तो वहाँ पर अंडमान निकोबार में एक इंदिरा पॉइंट है। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। तो ऊपर इंदिरा कोल, नीचे इंदिरा पॉइंट है। और अगर हम बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में सर क्रीक या गौर माता कहते हैं। और पूरब की बात करें किबुथु या बलांगू, किबुथु या बलांगू दोनों नाम ही की अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में पड़ता है। तो हम क्या फिर से रिपीट करते हैं, उत्तरी पॉइंट जो है इंदिरा कोल है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। दक्षिणी पॉइंट जो है वो इंदिरा
पॉइंट है वो जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। पश्चिमी पॉइंट जो है वो सरक्रीक या गौर माता है जो गुजरात में पड़ता है। पूर्वी पॉइंट जो है कीबुथु या बलांगू है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब हम भारत के बारे में और आगे बात करते हैं। भारत की कोस्टल लाइन के बारे में बात करते हैं। तटीय रेखा, भारत की तटीय रेखा गुजरात से शुरू होती है और लगभग पश्चिम बंगाल तक जाती है। ठीक है, इस पर कई राज्य पड़ते हैं। कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, कौन कौन से बंदरगाह पड़ते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर तटीय रेखा के बारे में बात करें तो 7516.6 7516.6 किलोमीटर की है और ये गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक की है। इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों शामिल हैं। तो कभी एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि साहब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हटा दो। जो भी भारत के आइलैंड पढ़ रहे हैं, आइलैंड क्या होता है? आइलैंड क्या होता है? द्वीप। द्वीप का मतलब क्या होता है? जिसके चारों तरफ पानी हो। और प्रायद्वीप क्या होता है? जिसके तीन तरफ पानी हो। तो भारत का निचला हिस्सा जो है जो वी आकार में बना वो तो प्रायद्वीप है, क्योंकि तीन तरफ पानी है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, अच्छा ये लोकेशन बता देते हैं भारत में, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर और नीचे हिंद महासागर है। ठीक है, और अगर हम द्वीप की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है और अरब सागर में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिलाकर ही है 7516.6 किलोमीटर 7516.6 किलोमीटर लंबाई कोस्टल लाइन की है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर, भारत के द्वीप समूह को मिलाकर। लेकिन अगर उसकी बात करें मुख्य भूमि की, जो वी बनी हुई है उस वी की 6100 किलोमीटर लंबाई है। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे आप। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि साहब सबसे ज़्यादा किसकी लंबाई है? अगर हम राज्यों में बात करें तो सबसे ज़्यादा लंबाई है हमारे गुजरात की। गुजरात में खंबात की खाड़ी भी है, कच्छ की खाड़ी भी है, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और एक शेप बनी हुई है जिससे इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा हो जाती है, लगभग 1214 किलोमीटर हो जाती है। और सबसे छोटी सीमा जो लगी हुई है गोवा की है। गोवा सबसे छोटी सीमा में। और अगर हम यूनियन टेरिटरी या फिर द्वीप समूह की बात करें तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार की लंबाई है। इसको हम याद करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अगर क्रम में आ जाए तो भाई 3 या 4 तो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश है, नंबर 3 पे तमिलनाडु है और नंबर 4 पे महाराष्ट्र में। ये 4 तो कन्फर्म याद कर लो, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लें। भारत के तटीय क्षेत्र 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार मतलब एक तो हो गया पश्चिमी तट और एक हो गया पूर्वी तट। पश्चिमी तट की कुछ रेंज बटी हुई हैं और वो हमें याद करनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि काठियावाड़ क्षेत्र। जो काठियावाड़ क्षेत्र है वो बिल्कुल नोट डाउन करेंगे, गुजरात में है। दूसरा है कोंकण। कोंकण गोवा और महाराष्ट्र में, और कोंकणी भाषा भी बोली जाती है गोवा में। इस बात को ध्यान रखना, महाराष्ट्र के कुछ भाग में और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। और कोंकणी भाषा वही है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से एक है। कैसे कैसे है बाद में बात करेंगे, हम वो बता देंगे। दूसरे नंबर पर आता कनारा तट या कन्नड़ तट भी कहते हैं, ये कर्नाटक में है। और सबसे नीचे है मालाबार, और मालाबार का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मालाबार है केरल में। ठीक है, अगर हम बात करें पूर्वी तट की, तो पूर्वी तट में जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, ऊपर से आते हैं पूर्वी तट के लिए, उड़ीसा वाला क्षेत्र। उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा को उत्कल भी कहते हैं, जो कि हमारे नेशनल एंथम में है, उसमें भी है ना उत्कल का जिक्र, उत्कल बंग। तो उत्कल तट कहते हैं उड़ीसा को, जो महानदी का मैदान है उसको। सेकंड नंबर पर उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। फिर उसके बाद आता कोरोमंडल। कोरोमंडल से लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। कोरोमंडल पूर्वी तट पर तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। ठीक, यहाँ कुछ छोटे छोटे बंदरगाह हैं, उनको जरूर याद कर लो, क्योंकि समस्याएं कभी कभी बंदरगाह से बन जाती हैं और लोग उन्हें याद नहीं कर पाते। अब हम बात करें गुजरात के क्षेत्र के बंदरगाह, तो नंबर 1 पर आता काठियावाड़ में। काठियावाड़ में कांडला है, छोटे छोटे भी हैं, दहेज भी हैं, लोथल भी है, दहेज नहीं, दाहेज, लोथल, भरूच, ये 4 बंदरगाह याद करो। बड़े बंदरगाहों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। दूसरे नंबर पर आता कोंकण क्षेत्र। कोंकण क्षेत्र तो आप लोगों को पता, गोवा और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। तो इनमें सबसे पहले मुंबई हाई है, फिर JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जो मुंबई पोर्ट है उसका नाम JNPT रख दिया गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, फिर उसका सिंधुदुर्ग और एक जंजीरा, ये कोंकण क्षेत्र में है। फिर हम बात करें गोवा में मामूर गोवा और कालागुट। कौन सा बंदरगाह? कालागुट।
ठीक है। अब उसके बाद करते हैं कनारा तट पे। कनारा तट पे मंगलोर और कौन से हैं, केरल में आजा मालावर में कोच्चि है, कुन्नूर है, ठीक है, और इडुक्की है। ये सारे के सारे आप इनको याद कर लीजिए। ऐसे हम पूर्वी तट पे आते हैं। तो पूर्वी तट पे अगर हम बात करें तो पूर्वी तट पे जो बंदरगाह हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में बंदरगाह है गोपालपुर, मतलब उत्कल क्षेत्र में गोपालपुर और पारादीप। पारादीप बड़ा बंदरगाह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पर कटक उड़ीसा का क्षेत्र है, जहाँ चावल अनुसंधान केंद्र है। ये भी याद रखना, चावल अनुसंधान केंद्र है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आ जाओ। आंध्र प्रदेश के बंदरगाह याद करने बहुत आसान है, विशाखापत्तनम, कृष्णापट्टनम और नागापट्टनम। विशाखापत्तनम, कृष्णापट्टनम और नागापट्टनम। काकीनाडा और मछलीपट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम, कृष्णापट्टनम, नागापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम। अब कोरोमंडल पर आ जाए तमिलनाडु के क्षेत्र में, नागरकोइल, तूतीकोरिन, एन्नोर, चेन्नई और मैरीना। ये जो है कोरोमंडल तट के बंदरगाह है। अगर हम और बात करते हैं कोको जल संधि। कोको जल संधि अंडमान और म्यांमार के बीच है, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। कोको जल संधि, कोको वाटर स्टेट। ग्रेट निकोबार किस किस के बीच में है, ग्रेट चैनल किसके बीच में है, निकोबार, ग्रेट निकोबार और जावा, सुमात्रा के बीच में है, सुमात्रा के बीच में, ठीक है। अब भारत से एक रेखा जाती है जिसका नाम है साहब कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा के बारे में बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इसको। और कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो खींची गई है। क्यों खींची गई है ये बाद में बात करेंगे। तो अब इसके कुछ राज्य हैं जिसका कोड बनाया हमने, मेरे मित्र पीछे झाग। एक तो झांक होता, हम गा लगा देंगे, झाग। तो मेरे से एम से हो गया मध्य प्रदेश, राज से हो गया राजस्थान, मित्र मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पी से पश्चिम बंगाल, छा से हो गया छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और गा से हो गया गुजरात, ठीक है। कितने राज्यों से जाती है, कुल मिलाकर 8 राज्यों से जाती है, ठीक है। इस कोड को आप याद कर लेंगे, मेरे मित्र पीछे झाग। और एक मानक रेखा और है जिसको कहते हैं 82.5 डिग्री। इससे भारत का समय निर्धारण होता है, जो ग्रीनविच लाइन से लगभग 5.5 घंटे आगे का समय है। कितने का समय, 5.5 घंटे आगे का समय है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अच्छा, आपको एक बात बताएं, ये 82.5 पे क्यों खींची गई है। अभी आप याद करो, अक्षांशों के बारे में बात करा था तो उधर 68 डिग्री था और इधर 97.25 डिग्री था। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये, और जोड़ने के बाद 2 से भाग करेंगे तो वो लगभग 82.5 ही आएगा। तो इसका मतलब भारत के बीच का औसत जो अक्षांशों के बीच की, देशांतरों के बीच की है, उन अक्षांशों के बीच की है, तो उनके बीच में जो समय लिया है वो ग्रीनविच रेखा ली गई है, मानक रेखा ली गई है। स्टैंडर्ड टाइम रेखा कहते हैं इसको, ये स्टैंडर्ड लाइन कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब आगे और चीज़ों की, तो अब जनरल इंट्रोडक्शन में लगभग हमने काफ़ी मोटी मोटी चीज़ों के बारे में आपको बताया। एक क्लास और करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन पे, जिसमें भारत के सीमावर्ती राज्यों के बारे में बात करेंगे, सीमावर्ती देशों के बारे में बात करेंगे। अगर ये क्लास पसंद आई हो आप लोगों को तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कैसी लगी। धन्यवाद।